15 बिलियन किलोमीटर्स। वेल गाइस, ये स्पेस में एग्जैक्टली वो दूरी है जहां पर सनलाइट तो भूल ही चाहिए, शायद हमारा ये चमकता हुआ सन भी हमें एक धुंधला सा स्पॉट ही नजर आए। लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि स्पेस की एक ऐसी जगह है जिसके बारे में हम शायद अपने ख्यालों में भी नहीं सोच पा रहे हैं, वहीं पर आज की डेट में हम इंसानों के द्वारा बनाई गई एक मशीन वहां पर अकेली घूम रही है। और गाइस, उसका नाम है वॉयेजर 1। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि वॉयेजर जिस स्पीड से हमारी स्पेस में हमसे और ज्यादा दूर जाता जा रहा है, नवंबर 2026 ये वो समय होगा जब वो हमसे एग्जैक्टली एक लाइटेड डे की दूरी पर होगा। एंड नो डाउट ये चीज हम इंसानों के लिए बड़े गर्व की बात होगी। लेकिन गाइस, वो कहते हैं ना कि हर सिक्के की दो साइड होती है। और इस बेसिस पर जहां एक तरफ हम वॉयेजर 1 की अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसी मिशन को लेकर टाइम टू टाइम हमारे सामने इतनी बड़ी मिस्ट्रीज और क्वेश्चन भी खड़े हुए हैं जिन्हें आम लोगों तक खुलकर पहुंचाने में नासा जैसी स्पेस एजेंसी भी डरती है। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर मौजूद इस एक्सप्लोरर ने स्पेस में ऐसा क्या ही देख लिया जो आज तक भी हमारे रिसर्चर्स की रातों की नींदें उड़ाए हुए है। वेल गाइस, सारी ही चीजों को छोड़कर पूरे फोकस के साथ लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आज अब सबसे पहली बार हम इंसानों के द्वारा स्पेस में भेजी गई सबसे दूर मशीन के द्वारा कैप्चर की गई ऐसी इमेजेस और डेटा को देखने वाले हैं, जिसे देखने और समझने के बाद एक बात आपको बखूबी पता चल जाएगी कि वॉयेजर की हिस्ट्री ही स्पेस एक्सप्लोरेशन की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। असल में गाइस, ये पूरी ही कहानी शुरू होती है साल 1970 से, जब अपनी स्टडी के दौरान नासा और जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के रिसर्चर्स और साइंटिस्ट को ये पता चला कि आगे आने वाले कुछ ही सालों में हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा पैटर्न बनने वाला है जिसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून एक सीधी सीध में आ जाएंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ऐसा फेवरेबल अलाइनमेंट स्पेस में हर 176 सालों के बाद बनता है, और ये वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इन रिसर्चर्स के दिमाग में यह बात आई कि अगर हम साल 1977 में एक एक्सप्लोरर को सोलर सिस्टम में भेज दें तो प्रैक्टिकली वो काफी कम समय और फ्यूल में ऑलमोस्ट सभी प्लैनेट्स की डिटेल इमेज को क्लिक कर सकता है। रिजल्ट 5 सितंबर 1977 को वॉयेजर को नासा के केप कैनावेरल स्पेस स्टेशन से टाइटन 3 सेंटोर रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। लेकिन एक चीज जो इस मिशन के बारे में पूरी दुनिया को खुलकर नहीं बताई गई, वो था इस मिशन का दूसरा सीक्रेटिव ऑब्जेक्टिव। एक्चुअली वॉयेजर 1 मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ कुछ सर्टेन प्लैनेट्स को स्टडी करना ही नहीं, बल्कि इस इनफाइनाइट यूनिवर्स में किसी दूसरी सभ्यता को हमारी लोकेशन और प्लेनेट के बारे में भी बताना था। एक्चुअली गाइस, नासा ने अपने इस एक्सप्लोरर में एक गोल्डन डिस्क को भी इंस्टॉल किया था, जिसके अंदर नॉर्मली हमारे प्लेनेट की आवाजें, जैसे हम इंसानों की आवाज, बहते पानी की आवाज, हवा चलने की आवाज और पक्षियों की आवाज को रिकॉर्ड करके डाला गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस डिस्क के अंदर हमारी एग्जैक्ट लोकेशन के साथ साथ 55 अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके के वेलकम मैसेजेस को भी एम्बेड किया गया था। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इन सारी ही चीजों के साथ साथ अलग अलग कल्चर और कंट्रीज को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग तरीके के म्यूजिक और सॉन्ग्स को भी इसके अंदर डाला गया, जिसमें हमारे देश भारत का जात कहां हो नाम का सॉन्ग भी शामिल है। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर वॉयेजर के अंदर इतनी अजीबोगरीब चीजों को क्यों डाला गया, एंड मोर ओवर अगर इस काम को किया ही गया था तो उस समय लोगों की नजरों से इसे क्यों छुपाने का ट्राई किया गया। एक्चुअली गाइस, अकॉर्डिंग टू नासा, उन्होंने इस काम को इस अनंत ब्रह्मांड में अगर कहीं और पर कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन मौजूद है तो उसे हमारे प्लेनेट के बारे में बताने के लिए किया था, ताकि वो हमसे आसानी से कम्युनिकेट कर सके। लेकिन इस स्टेप को दुनिया को खुलकर ना बताने के पीछे का असली रीजन अलग अलग स्ट्रीम से बिलोंग करने वाले दूसरे साइंटिस्ट थे। एक्चुअली गाइस, जब इनिशियली नासा ने इस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया था तो बहुत से ऐसे रिसर्चर्स भी मौजूद थे जो इसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि उन रिसर्चर्स का यह मानना था कि स्पेस एक तरीके से एक अंधेरे जंगल की तरह है, और अगर उस जंगल में हम खुद से ही चिल्ला चिल्लाकर हमारी लोकेशन को बताएंगे तो यह भी हो सकता है कि कल को कोई दूसरी ऐसी सिविलाइजेशन जिसकी नियत अर्थ को लेकर सही ना हो, उसे भी हमारे प्लेनेट अर्थ की एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाए। और प्रैक्टिकली अगर ऐसा होगा तो ये किसी भी लिहाज से ह्यूमैनिटी के लिए सही नहीं होगा। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी नासा इस मिशन को अकम्प्लिश करने का डिसाइड कर चुका था, तो उन्होंने इन सभी साइंटिस्ट की बातों को नजरअंदाज करते हुए वॉयेजर में इस गोल्डन डिस्क को इंस्टॉल किया। एंड गेस व्हाट, उसके बाद एग्जैक्टली वही हुआ जिस चीज का डर था।
असल में इस मिशन के लॉन्च होने के 13 साल के बाद यानी कि साल 1990 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन की रिक्वेस्ट पर नासा ने वॉयजर 1 को उल्टी डायरेक्शन में टर्न करके वहां से अर्थ की इस अमेजिंग सी फोटोग्राफ को क्लिक किया, जिसे आज भी पेल ब्लू डॉट के नाम से जाना जाता है। और ऑफिशियली ये इमेज वॉयजर 1 के द्वारा क्लिक की गई आखिरी इमेज थी। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वॉयजर 1 के कैमरास को बंद करना पड़ा। एक्चुअली गाइस, वॉयजर 1 के द्वारा क्लिक की गई इस इमेज के कुछ ही दिनों के बाद अचानक से वॉयजर का कम्युनिकेशन हमारे प्लेनेट अर्थ से टूट गया। एंड इंटरेस्टिंगली हमारे सभी साइंटिस्ट के द्वारा एड़ी चोटी तक का जोर लगाने के बावजूद भी 14 घंटों तक वॉयजर 1 बिना किसी कम्युनिकेशन के स्पेस में अपनी ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता रहा। लेकिन जैसे ही 14 घंटों के बाद ये कनेक्शन रीस्टैब्लिश हुआ, हमारे रिसर्चर्स को डेटा में कुछ ऐसा दिखा जिसने लिटरली उनके होश उड़ा दिए। एक्चुअली गाइस, वॉयजर 1 से कनेक्शन रीस्टैब्लिश होने के बाद हमारे रिसर्चर्स को यह मालूम पड़ा कि इन 14 घंटों के अंदर ही वॉयजर 1 ने एक बेहद ही स्ट्रेंज सिग्नल्स को भी रिसीव किया था। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि उस सिग्नल को डिकोड करने के बाद नासा ने ऑफिशियली पूरी दुनिया को यह बताया कि ये कुछ और नहीं बल्कि एक टेक्निकल ग्लिच था। लेकिन गाइस, वो कहते हैं ना कि आप सच को चाहे कितना भी दबाने का ट्राई कर लें, वो बाहर आके ही रहता है। और प्रैक्टिकली यही चीज हुई साल 2019 में। असल में साल 2019 में नासा के इंजीनियर डॉक्टर जेम्स मॉरिसन से जब एक चलते हुए इंटरव्यू में इस इंसिडेंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक बेहद ही अजीब सी चीज बोली, जिसे अभी मैं आपके लिए वर्ड टू वर्ड कोट भी करता हूं। असल में उन्होंने ये बोला, दैट सिग्नल वाज डेलिब्रेटेड, समथिंग आउट देयर रेस्पोंडेड टू द गोल्डन रिकॉर्ड एंड द रेस्पॉन्स मेड अस एक्टिवेट एन इमरजेंसी प्रोटोकॉल। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर इस चीज को समझा जाए तो डॉक्टर जेम्स ये कह रहे थे कि उस वक्त हमें जो मैसेज मिला था वो शायद हमारे गोल्डन रिकॉर्ड का जवाब था, जिसे हमसे इतना ज्यादा दूर किसी ने इंटेंशनली भेजा था। अब क्योंकि ये चीज इतनी ज्यादा अजीब थी तो इसे टैकल करने के लिए हमें इमरजेंसी प्रोटोकॉल को एक्टिव करना पड़ा। हालांकि देखो, ये प्रोटोकॉल क्या था डॉक्टर जेम्स के द्वारा ये कभी भी नहीं बताया गया। लेकिन गाइस, जब इसके ऊपर डीप इन्वेस्टिगेशन मैंने खुद करी तो मेरे हाथ एक बड़ी अजीब सी चीज लगी। असल में वॉयजर के द्वारा रिसीव किए गए इसी सिग्नल को लेकर साल 2003 में एक डॉक्यूमेंट भी हमारे सामने आया था, जिसमें वॉयजर में साल 1990 में कोड ब्लैक पैरामीटर के एक्टिव होने की बात को कहा गया था। एक्चुअली गाइस, कोड ब्लैक पैरामीटर का मतलब होता है मैसिव सीक्रेसी। यानी कि जब इस कोड को एक्टिवेट कर दिया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि इसी वक्त से इस चीज से रिलेटेड जो कोई भी इंफॉर्मेशन नासा को रिसीव होगी वो किसी भी हाल में बाहर नहीं जाएगी। इवन इस चीज को इतना ज्यादा सीरियसली लिया जाता है कि अपने पूरे जीवन काल के दौरान अगर कोई भी इंसान इस टाइम पीरियड के दौरान रिसीव की गई इंफॉर्मेशन को ओपनली बता देता है तो या तो उसको तुरंत ही सस्पेंड कर दिया जाता है या फिर उस पर एक तगड़ा फाइन ठोका जाता है। और शायद यही वो एक सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए डॉक्टर जेम्स ने कभी भी पब्लिकली ये नहीं बताया कि आखिर गोल्डन रिकॉर्ड के जवाब में जो मैसेज हमें मिला था उसके अंदर क्या मौजूद था। हालांकि देखो गाइस, यहाँ पर मैंने साल 2003 के डॉक्यूमेंट और डॉक्टर जेम्स के इंटरव्यू को आपस में कंबाइंड करके इस कंक्लूजन को निकाला है। मे बी ये सच हो सकता है और मे बी ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस ही हो। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या वॉयजर की मिस्ट्री यहीं पर ही आकर खत्म होती है? वेल गाइस, इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली गाइस, जैसे ही साल 1990 में वॉयजर 1 के साथ ये सारा ही इंसिडेंट हुआ, उसके कुछ ही घंटों के बाद नासा ने ऑफिशियली ये अनाउंस किया कि वो वॉयजर 1 के कैमरास को परमानेंटली बंद कर रहे हैं। पर क्यों? एक्चुअली गाइज, इस चीज का आंसर करते हुए नासा ने यह बताया कि क्योंकि वॉयजर 1 को सिर्फ 12 साल के लिए काम करने के लिए डिजाइन किया गया था, तो उसमें मौजूद जनरेटर आज की डेट में इतनी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं कि वो वॉयजर के सारे ही इक्विपमेंट को प्रॉपर सप्लाई दे सके। अब क्योंकि वॉयजर 1 का कैमरा बहुत कॉम्प्लेक्सिव तरीके से इमेजेस को क्लिक करता है, तो इन इमेजेस को क्लिक करने में उसे काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, जिसके चलते हुए वॉयजर 1 आगे आने वाले लंबे समय तक सही तरीके से काम कर सके, इसलिए हमें यह कदम उठाना पड़ा। लेकिन गाइज, इस एक्सप्लेनेशन के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। एक्चुअली जब साल 1977 में इस मिशन को लॉन्च किया गया था, तब नासा ने खुद ही पूरी दुनिया को यह बताया था कि उन्होंने वॉयजर मिशन में रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर का इस्तेमाल किया है। बेसिकली ये जनरेटर प्लूटोनियम 238 के रेडियो एक्टिव डिके से जनरेट हुई हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब बात अगर नासा की जाए तो नासा ने इनिशियली खुद ही कैलकुलेट करके बताया था कि भाई ये जनरेटर इतना ज्यादा कैपेबल है कि साल 2040 तक ये वॉयजर की सारी ही इलेक्ट्रॉनिक रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। तो अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि अगर एक जनरेटर 2040 तक अपनी फुल वर्किंग कंडीशन में रह सकता है, तो फिर आखिर साल 1990 में वॉयजर को इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस
हो कैसे सकती थी। एक्चुअली गाइज इस चीज का भी आंसर इनडायरेक्टली हमें किसी और ने नहीं बल्कि नासा के ही एक रिसर्चर डॉक्टर एडवर्ड स्टोन ने दिया। एक्चुअली गाइज एक दिन एक इंटरव्यू में हड़बड़ी में डॉक्टर एडवर्ड ये बोलते हैं कि वॉयेजर 1 के सभी कैमरास को कभी भी बंद किया ही नहीं गया था, बल्कि वो तो ऑटोमेटिकली खुद बंद हुए थे। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर ये काम ऑटोमेटिकली हो कैसे सकता था। एक्चुअली गाइज अगर हम वॉयेजर 1 की वर्किंग इंस्ट्रक्शन को पढ़ें तो हमें ये बात पता चलती है कि इसके इंटरनल सिस्टम को इस तरीके से डेवलप किया गया था कि अगर बाई चांस कोई भी ऐसा सिग्नल या फिर रेडिएशन इसे रिसीव हो जो इसके इंटरनल कंप्यूटर के हिसाब से वॉयेजर के लिए हार्मफुल हो, तो वो तुरंत ही अपने कैमरास या फिर इक्विपमेंट को बचाने के लिए उन्हें शट डाउन कर दे और उसके कुछ घंटों के बाद वो दोबारा से रिबूट होकर एक नैरो बैंड पर सारी ही इंफॉर्मेशन को अर्थ तक ट्रांसमिट करे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि अगर डॉक्टर एडवर्ड के द्वारा कही गई ये बात पूरे ही तरीके से सच है तो काफी हद तक हमें यह बात समझ में आती है कि आखिर क्यों 48 घंटों तक वॉयेजर का कम्युनिकेशन अर्थ से टूटा था और आखिर क्यों नासा के रिसर्चर्स को सामने आकर यह बोलना पड़ा कि भाई हमने वॉयेजर 1 के कैमरास को अब जो है बंद कर दिया है और हम कोई भी ऑफिशियल इमेज वॉयेजर के द्वारा क्लिक की गई आपको नहीं दिखाएंगे। हालांकि देखो ये बात भी सच है कि जब लोगों ने इस चीज को सीरियसली लेना शुरू किया तो एडवर्ड ने सामने आकर ये बोला कि भाई उनकी जुबान फिसल गई थी और हमने ऐसा कोई भी स्ट्रेंज सिग्नल या फिर रेडिएशन डिटेक्ट नहीं किया है। लेकिन गाइस इसके बाद जो कुछ भी हुआ प्रैक्टिकली उसे कोई भी नहीं झुकला सकता था। फरवरी 2020 नासा का वो कमांड सेंटर जो कि वॉयेजर 1 के सिग्नल को रिसीव करता है उसने ये पाया कि वॉयेजर 1 के सिग्नल के अंदर वो पैरामीटर्स भी मौजूद हैं जो उन्हें तब देखने को मिलते थे जब वॉयेजर 1 के कैमरास सही तरीके से ऑन थे। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इस पैरामीटर पर और ज्यादा डीप इन्वेस्टिगेट करने के बाद ये बात पता चली कि किसी ने वॉयेजर 1 के सिस्टम को रीबूट करने की कमांड दी है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये थी दोस्तों कि ये कमांड हमारे प्लेनेट अर्थ से तो दी ही नहीं गई थी। ये चीज अपने आप में और ज्यादा अजीब इसलिए भी थी क्योंकि ये दूसरा ऐसा मौका था जब साल 1990 के बाद हमें वॉयेजर 1 के डेटा में ऐसी अजीब चीज देखने को मिली जिससे ये बात तो प्रूफ हो गई कि शायद वॉयेजर 1 को कहीं और से भी अजीबोगरीब कमांड्स मिल रही हैं। अब स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि अगर इस इंसिडेंट पर आप खुद से भी रिसर्च करेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि इसके होने के बाद नासा इतना ज्यादा डर गया था कि उसने खुद ही अपने कमांड सेंटर से कैमरा को ऑपरेट करने वाले सॉफ्टवेयर को ही निकाल दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसी टाइम नासा के जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी में काम करने वाले एक वर्कर ने 4chan ब्लॉग पर यह पोस्ट भी डाला था कि उस डेटा में सिर्फ कैमरा असेंबली रिबूटिंग पैरामीटर ही नहीं थे बल्कि वो पैरामीटर भी मौजूद थे जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि किसी ने उस गोल्डन डिस्क में मौजूद डेटा को रीड भी किया है। अब हैरानी की बात यह है दोस्तों कि अगर आप अर्थ के आसमान में दिखने वाले अजीबोगरीब ऑब्जेक्ट्स की साइटिंग की बात करें तो साल 2020 इकलौता ऐसा साल था जहां पर इन तरीके के ऑब्जेक्ट्स को हमारे आसमान में मंडराते हुए सबसे ज्यादा बार रिपोर्ट किया गया था। तो अब सवाल तो ये है कि क्या हमारी इसी गोल्डन डिस्क की वजह से किसी और सभ्यता को हमारे प्लेनेट की लोकेशन मिल चुकी है या ये सिर्फ और सिर्फ एक और कोइंसिडेंट है? वेल गाइस अब इसका जवाब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आपको जो कुछ भी लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन गाइस अब इस पॉइंट पर एक सवाल खड़ा होता है और वो ये है कि चलो हम ये मान भी लेते हैं कि इस अनंत ब्रह्मांड में कोई ऐसी सिविलाइजेशन मौजूद है जो शायद हमारे वॉयेजर 1 के डेटा को रीड कर रही है, तो भाई ये तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो सिविलाइजेशन है वो वॉयेजर 1 के थ्रू हमारे अर्थ से कम्युनिकेट करने का भी ट्राई करेगी। तो क्या वॉयेजर 1 के इतिहास में हमें कोई ऐसी चीज भी देखने को मिलती है जो डायरेक्टली इस चीज को प्रूव करे कि शायद कोई और सिविलाइजेशन हमसे कांटेक्ट करने का ट्राई कर रही है? वेल गाइस इसका आंसर है शायद हाँ। नवंबर 2023 जब वॉयेजर हमसे 161 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर मौजूद था तब उसने अचानक से हमें जिब्रिश डेटा भेजना शुरू कर दिया। असल में देखो नॉर्मली वॉयेजर हमें बाइनरी कोड 0 और 1 के डिजिट में एक सर्टेन पैटर्न में एनक्रिप्टेड डेटा को भेजता है जिसे अर्थ पर मौजूद एक सिस्टम में डिकोड करके उसे समझा जाता है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि साल 2023 में वॉयेजर 1 ने एक बेहद ही अजीब से पैटर्न में टेराबाइट्स ऑफ डेटा के बाइनरी कोड पैटर्न को अर्थ पर भेजना शुरू किया। स्ट्रेंजली ये पैटर्न इतना ज्यादा अजीब था कि इसे आज तक भी हमारा कोई भी रिसर्चर डिकोड नहीं कर पाया है, जिसके चलते हुए उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगाकर वॉयेजर के कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर को रीस्टार्ट और यहाँ तक कि उस कंडीशन में डिग्रेड भी कर दिया जिस कंडीशन में वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा था। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ ट्राई करने के बावजूद भी आज भी वॉयेजर इतनी ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में ऐसा अजीब सा सिग्नल हमारे पास भेज रहा है जिसे कोई भी डिकोड नहीं कर
पा रहा है। और यही वो एक सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए नासा ने साल 2023 में पब्लिकली आकर ये बोला था कि वॉयेजर का FDS यानी कि फ्लाइट डेटा सिस्टम खराब हो चुका है और इसलिए अब हमें वॉयेजर 1 से ऐसा कोई भी डेटा नहीं मिल रहा है जिसे हम समझ सकें। बट सरप्राइजिंगली इस दुनिया के बहुत से बड़े बड़े साइंटिस्ट इस स्टेटमेंट से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। असल में देखो, वॉयेजर का फ्लाइट डेटा सिस्टम बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइडेड एक कॉम्प्लेक्स मशीन है जिसमें एक हिस्से का काम अर्थ से भेजे गए सिग्नल को रिसीव करके उस कमांड को वॉयेजर के द्वारा करवाना है जो कि हमारे साइंटिस्ट वॉयेजर से करवाना चाहते हैं। जबकि बात अगर दूसरे हिस्से की जाए तो उसका प्राइमरी काम वॉयेजर के द्वारा कलेक्ट किए गए डेटा को बाइनरी कोड 0 और 1 की फॉर्म में अर्थ तक पहुंचाने का होता है। अब हैरानी की बात यह है दोस्तों कि क्योंकि इस फ्लाइट डेटा सिस्टम को साल 1976 के आसपास डिजाइन किया गया था, तो तब हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम इन दोनों ही पार्ट्स की वर्किंग को पूरे ही तरीके से सेपरेट कर सकें। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में ये इतनी पुरानी डिवाइस है कि अगर ये खराब होगी तो पूरे तरीके से खराब होगी, जिसमें रिसीव किए गए सिग्नल और भेजे गए सिग्नल में गड़बड़ी करेगी या फिर ये प्रॉपर तरीके से काम करेगी। लेकिन हैरानी की बात यह है दोस्तों कि खुद नासा का ये कहना है कि हम जो भी कमांड वॉयेजर को भेज रहे हैं वॉयेजर उसे बखूबी फॉलो कर रहा है, लेकिन इससे उलट जो डेटा वॉयेजर हमें भेज रहा है बस उसी पार्ट में गड़बड़ी है, जो होना प्रैक्टिकली वॉयेजर में मौजूद टेक्नोलॉजी के हिसाब से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और ये भी एक सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए दुनिया के कुछ जाने माने रिसर्चर्स ये मानते हैं कि भाई वॉयेजर की किसी भी तरीके के इक्विपमेंट में कोई गड़बड़ी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकली कोई और सिविलाइजेशन उन सारे ही क्वेश्चंस का आंसर दे रही है जो शायद हमने गोल्डन डिस्क के अंदर डाले हुए हैं। अब देखो गाइस, इन सारी चीजों में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, सच तो ये है कि शायद ये चीज हमारे सामने कभी भी खुलकर ना आए, क्योंकि आज की डेट में वॉयेजर हमसे इतना ज्यादा दूर पहुंच चुका है कि उसे वन वे कम्युनिकेट करने में ही हमें लगभग 23.5 घंटों का समय लगता है। और वॉयेजर ने हमारी कमांड मानी भी है या फिर नहीं, यही चीज जानने के लिए हमें प्रैक्टिकली 2 दिनों तक वेट करना होता है। तो ऑन अ टेक्निकल बेसिस अगर वास्तव में भी कोई एडवांस सिविलाइजेशन वॉयेजर के थ्रू हमसे कम्युनिकेट करने का ट्राई कर रही है तो वो सिविलाइजेशन कहां पर मौजूद है और वो हमसे क्या बोलना चाहती है, आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये सब कुछ जान पाना इम्पॉसिबल ही है। इसके साथ ही गाइस हमारे सामने एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और वो है वॉयेजर का अंत। असल में गाइस साल 2036 ये वो समय होगा जब वॉयेजर डीप स्पेस नेटवर्क में एंटर करेगा। असल में ये वो नेटवर्क है जहां पर कम्युनिकेट करना हमारी टेक्नोलॉजी की लिमिट के परे है। तो अगर साल 2036 तक हमने इस मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया तो शायद हमें इसका आंसर मिल सके, एल्स हम कभी भी इस नन्हे से चमत्कार से दोबारा कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो गाइज अब ये सब कुछ शेयर करने के बाद मैं आपसे 2 चीजें जानना चाहता हूँ। नंबर 1, क्या वास्तव में आपको ये लगता है कि वॉयेजर 1 कुछ ऐसी स्पेस मिस्ट्रीज को हमारे रिसर्चर्स के सामने ला चुका है जिसकी वजह से वो कभी भी खुलकर उसे हमें नहीं बता पा रहे? एंड नंबर 2, क्या फ्यूचर में हम इतने ज्यादा एडवांस हो पाएंगे कि हम खुद से ट्रेवल करके वॉयेजर 1 के पास जाकर मैन्युअली उससे आंसर को रिसीव कर सके? आपको जो कुछ भी लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। गाइज अगर आपको ये वीडियो मेरी रिसर्च पसंद आई हो तो हर वीडियो की तरह इस वीडियो को भी 6000 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। चैनल पर नए हैं और विद प्रूफ इन्हीं तरीके की डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो 2 वीडियोस दिख रही हैं भाई इन्हें भी चेकआउट जरूर करना, क्योंकि ये भी अपने आप में काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। जय हिंद।